डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आपके सामने आज फिर से बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला भाग लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान 2019 के अनसॉल्व पेपर। ध्यान दीजिएगा, अर्थात ऐसे प्रश्न जो आपकी 2019 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं और आपको सॉल्व करने अत्यंत ही आवश्यक हैं। याद रखिएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं 65 प्लस की। अगर आप 65 प्लस वास्तव में चाहते हैं तो इन सभी क्लास को लगातार नियमित तरीके से देखते जाइए और उनको नोट करते जाइए। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में आपका सबसे पहला सवाल एकदम आसान सवाल क्या है। आज की क्लास का आपका पहला सवाल आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है कि शुद्ध जल का pH मूल्य क्या है। ये आंसर मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, पिछली क्लास में दे चुका हूँ। आप जाइए पिछली क्लासों को देखिए और उसमें मैंने बहुत सारे पदार्थों के pH मान लिखवाए थे। तो सीधी सी बात, आप जानते हैं कि शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अब उदासीन भागों का या उदासीन पदार्थों का pH वैल्यू कितना होता है? 7, क्योंकि हमने देखा था 7 होता है उदासीन, 7 से कम रहता है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षारीय। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। एक और देखिए, बोल रहा है कि चलो भैया लेड नाइट्रेट का फार्मूला बता दो। लेड नाइट्रेट का तो वैसे भी मैं लेड नाइट्रेट को रिएक्शन के रूप में पीछे तो करवा चुका हूँ, लेकिन देखिए आप, चूँकि इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट। क्या लिखा हुआ है? लेड नाइट्रेट लिखा हुआ है। अब लेड नाइट्रेट क्या है? इसमें जो लेड है वो आपका Pb2+ बनाता है। याद रखिएगा, Pb2+ बनाता है। और जो नाइट्रेट का सूत्र क्या जानते हैं आप? NO3 पे माइनस बनाता है। तो ज़रा एक प्रकार से देखिए, इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर 1 है। तो जब भी हम किसी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो पहले उसका आयन लिखते हैं, फिर जो पहले के ऊपर का आवेश रहता है उसको दूसरे के नीचे भेज देते हैं, और जो दूसरे के ऊपर का आवेश रहता है उसको पहले के नीचे भेज देते हैं। तो ज़रा आप देखेंगे कि Pb के नीचे जाएगा 1 और NO3 के नीचे जाएगा 2। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये NO32 दिखाई देगा, जबकि वो जा रहा है पूरा NO3 के नीचे। तो आप ज़रा इसको ऐसे कोष्ठक में कर लीजिए तो बराबर देखिए, किसी के नीचे 1 लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा PbNO3, उसके नीचे ट्वाइस। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस। ऐसे ही आप बहुत सारे यौगिकों का सूत्र बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रा मुझे सूत्र बताएंगे सोडियम सल्फेट का। लिख लीजिए घर से आप होमवर्क के रूप में, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का आप लोग फॉर्मूला बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का आप बताएंगे, कैल्शियम फास्फेट का, जो आपकी हड्डियों में पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे पोटेशियम क्लोरेट का। आप लोग मुझे बताएंगे पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बताएंगे? पोटेशियम क्लोरेट। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 हो गए आपके लिए। और एक और लिख लीजिएगा, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, आप इसका भी फॉर्मूला मुझे बताएंगे। और एक और लिख लीजिएगा, सोडियम फॉर्मेट का। सोडियम फॉर्मेट का। ठीक है, तो आप ये 5 सूत्र लिखिए, 5 यौगिक के नाम लिखिए और इन 5 का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कल की क्लास में मैं आपको उसे ज़रूर बताऊंगा। ठीक, लेकिन अगर आप पूछेंगे मैं तभी बताऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, हम लोग आज की अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है आपकी स्क्रीन पर,
देखिए, जैसा कि मैंने आपको जिंक के कुछ अयस्कों से जिंक का निष्कर्षण कराया था, जिंक के कुछ अयस्कों से मैंने आपको जिंक का निष्कर्षण कराया था। तो आज यहाँ आपके सामने कुछ और अयस्क दिख रहे हैं जिनसे आपको उनका निष्कर्षण करना है, और मैं आशा करता हूँ कि आपके पास मैं जितने अयस्कों का निष्कर्षण करा दे रहा हूँ उससे आगे कुछ पूछा जाने वाला नहीं है, बस उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और सबका पैटर्न एक ही है जो मैंने आपको जिंक में लिखवाया था। देखिए ज़रा, जिंक वाले में जाके आप रिवाइंड करिए। सबसे पहले मैंने लिखवाया था, आप उसका सांद्रण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सांद्रण। फिर मैंने दूसरा कहा था, आप उसका निस्तापन या भर्जन कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप? निस्तापन या भर्जन। निस्तापन करिए या भर्जन कर लीजिए। तीसरा जो है आपका, तीसरा आपको कर देना था उसका अपचयन। तीसरा आपको उसका कर देना था अपचयन, वो भी किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। बस आप ये 3 पैटर्न याद कर लीजिए, आपका रिएक्शन कंप्लीट। मैंने निस्तापन वाला भी बताया था आपको, भर्जन वाला भी बताया था। भर्जन आप बताइए किसकी उपस्थिति में होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलिए, तुरंत बोलिए। भर्जन किसकी उपस्थिति में होता है? बोलिए तुरंत, मैं देख रहा हूँ कमेंट। क्या होता है? बोलिए। नहीं मालूम है? चलिए मैं बताता हूँ। जो भर्जन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जबकि निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात वायु की अनुपस्थिति में होता है। जब भी हम वायु की बात करते हैं तो समझ जाइए हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, या हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो समझ जाइए हम वायु की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करना है कॉपर ग्लांस से कॉपर का निष्कर्षण। तांबा जी होता है, तांबा को कॉपर ही बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। तांबा क्या होता है? कॉपर ही होता है। जरा इसका परमाणु क्रमांक बताइए तो। परमाणु क्रमांक 29, परमाणु भार 63.5, परमाणु भार 63.5। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा आप। चलिए तो शुरू किया जाए। पहले सांद्रण करिएगा, निस्तापन या भर्जन करिएगा, फिर अपचयन करिएगा। निस्तापन कब करते हैं? जब उसमें ऑक्सीजन होता है। और भर्जन कब करते हैं? जब ऑक्सीजन नहीं होता है। भर्जन कब करेंगे? जब ऑक्सीजन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें निस्तापन करना पड़ता है कि भर्जन। इसके लिए तो पहले हमको इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। देखते हैं जरा फॉर्मूला क्या है इसका कॉपर ग्लांस का। बताएंगे क्या आप लोग? मैंने शायद आपकी कॉपी में लिखवाया आपको। बताइए जरा, कॉपर ग्लांस बताइए। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस अयस्क क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है कॉपर ग्लांस अयस्क क्या है। कॉपर ग्लांस होता है क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2s। देखिएगा फॉर्मूला होता है Cu2s, और जो इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है क्यूप्रस सल्फाइड। इसमें जो आपका कॉपर होता है, जानते हैं, जो आपका कॉपर होता है वो प्लस आयन बनाता है, और जो सल्फर होता है वो 2- आयन बनाता है। इसलिए देखिए, जो सल्फर के ऊपर वाला है वो कॉपर के नीचे आ जाता है, और जो कॉपर के ऊपर वाला सल्फर के नीचे जाता है, तो यही सूत्र बनता है Cu2s। तो आपको Cu2s से कॉपर का निष्कर्षण करना है, तो सबसे पहला तो आप यही लिखेंगे कि सांद्रण करते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे सांद्रण करते हैं। चलिए तो अब जरा आप बताइए कि ये जो Cu2s है इसका आप निस्तापन करेंगे कि भर्जन करेंगे दूसरे नंबर पर? बताइए, क्या इसमें कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे इसका भर्जन। तो क्या करेंगे आप? अब अयस्क का भर्जन करते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, अयस्क का भर्जन करते हैं। अयस्क का भर्जन करते हैं। आगे इसी में आप जोड़ लीजिएगा, जिससे कॉपर अपने ऑक्साइड Cu2O में बदल जाता है। जिससे कॉपर अपने ऑक्साइड Cu2O में बदल जाता है। मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ आप उसको लिख लीजिएगा, कॉपर अपने ऑक्साइड Cu2O में बदल जाता है। यहाँ पे लिखिएगा आप, अपने ऑक्साइड Cu2O में बदल जाता है। तो जरा रिएक्शन देखा जाए इसका। रिएक्शन क्या होने वाला है देखिए आप इधर। जो आपके पास था क्यूप्रस सल्फाइड, जब आपने, ध्यान दीजिएगा, इसको भर्जित किया अर्थात भर्जन किया इसका, तो क्या हुआ? भर्जन करने के बाद
इसका जो यश था वो O के साथ जुड़ के SO2 बना के तो निकल गया, लेकिन जो आपका Cu2 यश था वो बदल गया Cu2O में। तो ये देखिए अब जो अयस्क है हमारा वो अपने ऑक्साइड में बदल चुका है। ठीक है, तो तीसरा जो है, तीसरा हम इसका अपचयन करा देंगे, अपचयन करा देंगे। तो अपचयन में आप कार्बन वाला ही याद कर लीजिए। किसके द्वारा? देखिए मैं दो बातें बताता हूँ। एक अपचयन आप इसका कार्बन के द्वारा करा सकते हैं। किसके द्वारा करा सकते हैं? कार्बन के द्वारा। कैसे? देखिए Cu2O है प्लस इसको कार्बन के साथ गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे तुरंत ही जो कार्बन है वो इसकी ऑक्सीजन को लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। देख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। और देखिए जब इसका ऑक्सीजन लेके ये भाग गया तो अब अकेले ये कॉपर बचा, तो 2 कॉपर अकेले बच जाता है और ये आपका कॉपर निकल जाता है। अब 4 नंबर आप लिख लीजिएगा, अब कॉपर का शोधन कर लेते हैं। अब कॉपर का शोधन कर लेते हैं, हो जाएगा। इस कॉपर का क्या कर लेते हैं? शोधन कर लेते हैं। ठीक है, शोधन की विद्युत अपघटनी विधि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको, यहाँ पे बस आपको इतना ही लिखना है। मैंने कहा यहाँ पे इसका अपचयन 2 प्रकार से हो सकता है। कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से। तो देख लीजिए, ये पहला तो आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा भी मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे होता है। जो आपका दूसरा हिस्सा, ये लिखना नहीं है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये केवल आप समझिए, कहीं किनारे आप इसको लिख सकते हैं। दूसरे हिस्से को बोलते हैं स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन मतलब ये जो आपका Cu2O बना कि नहीं बना, वो जो Cu2S आपने पहले ही लिया था कॉपर ग्लांस, उसी से क्रिया कर लेता है और सल्फर उसके ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है SO2 के रूप में, और बाकी बेचारा यहाँ पे कॉपर रह जाता है अकेले। देख रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए और यहाँ पे आप 6 कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो वहाँ A वाले की जगह आप इस B वाले को लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, याद रख लीजिएगा, इसको लिखना जरूरी नहीं है। हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कॉपर ग्लांस से कॉपर का निष्कर्षण कर लिया। मैंने पीछे आपको जिंक का बता दिया था, मैंने पीछे आपको कैलामाइन का बता दिया था, उसके बाद आपको मैंने ये क्या बोलते हैं कॉपर का बता दिया, कॉपर ग्लांस का। अब एक और हमारे पास है, देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे पुनः एक सवाल आपके पास आ रहा है। Hg के अयस्कों में से किसी एक अयस्क से किस प्रकार मरकरी प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब आपको केवल केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग पूरा लिख लेते हैं और आप केवल केमिकल इक्वेशन पेपर में लिख दीजिएगा, प्रक्रिया तो हम लोग पूरी कर लेते हैं। तो पहली बात तो मरकरी का एक अयस्क लेना है। तो मरकरी का जो एक अयस्क है, लिख लीजिएगा आप लोग, मरकरी का एक अयस्क, मरकरी का एक अयस्क है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। मरकरी का एक अयस्क जो है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे हम बोलते हैं सीने बार। इसका अयस्क का नाम होता है, वो होता है सीने बार। ठीक है, तो आप बताइए इसका निस्तापन करेंगे भर्जन, फटाक से बोलिए। भर्जन तो इसका भी होगा क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखा जाए जरा क्या होता है इसमें, इससे कैसे निकालते हैं। पहला वही काम, सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। चलिए दूसरा देखिए क्या लिखेंगे आप, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क का भर्जन करते हैं। क्या करते हैं जी? भर्जन करते हैं। देखिए आप, भर्जन करने से क्या होगा, जो आपका HgS है, जैसे ही आप इसका भर्जन करेंगे, किसकी उपस्थिति में होगा भर्जन इसका? इसका भर्जन होगा वायु की उपस्थिति में। तुरंत ही यहाँ से जो सल्फर है वो क्या बना के निकल जाएगा बाहर? SO2। देखिए तीर के ऊपर आप भर्जन लिख दीजिएगा, तो सल्फर SO2 बनाया और ऊपर चला गया। बाकी जो Hg था वो तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और HgO बनाएगा। HgO ही क्यों बनाया जरा देखिए, क्योंकि Hg ने बनाया था 2+ और O बनाता है 2-, तो 2+ से 2- कट जाता है तो केवल HgO बचता है। याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है इसकी। तो अब देखिए जरा, यहाँ पर आपका बन गया HgO, मतलब पिछले वाले की तरह देखा जाए जैसे इसमें था अयस्क। देखिए वहाँ भी अपने ऑक्साइड में बदला हुआ था, देखिए यहाँ भी अपने ऑक्साइड में बदला था, वहाँ भी ऑक्साइड में बदल गया।
यहाँ भी कार्बन के द्वारा अपचयन करा दिए, वहाँ भी हम इसका कार्बन के द्वारा अपचयन करा देते हैं, वहाँ भी हम इसका कार्बन के द्वारा अपचयन करा ही देते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर लिख लीजिएगा आप लोग, तीसरा नंबर अपचयन करा देंगे, इसका हम अपचयन करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं। तो इसका भी अपचयन दो तरीके से होता है। पहला कार्बन से, जो कि आपको याद करना है, क्या हो गया, बना था HgO और प्लस जैसे ही आप इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं तुरंत ही कार्बन इसका ऑक्सीजन लेके भाग जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और बचा कौन अकेले, Hg बचा अकेले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से आपका Hg धातु का निष्कर्षण हो गया। ठीक, बी वाला आपको लिखना है। अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर, गर्म कर दीजिए ना इसको फटाक से। देखिए गर्म करेंगे तो क्या पाएंगे आप, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा कि HgO जो है वो टूट जाएगा, जो HgO है वो टूट जाएगा और टूटने के बाद इसका ऑक्सीजन O2 के रूप में अलग हो जाता है, तो 2Hg को अलग हो जाना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ से भी हमको मरकरी धातु मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका मरकरी के एक अयस्क से इसका निष्कर्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था आपके लिए, हो जाएगा ना। देखिए कितना बढ़िया चीज़ थी, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ था आपके सामने। अब देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के, और उस दिन कॉपर जिंक का था, जो जिंक का सल्फाइड वाला और जिंक का कार्बोनेट वाला, दोनों चार के चारों याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और मैंने आपको दिखा दिया चारों में एक ही पैटर्न लग रहा है, चारों में पैटर्न एक ही लग रहा है, पैटर्न में 1% का बदलाव नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ें, देखिए इधर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट, जानना चाहिए इसको आपको। रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का एक अपचायक गुण समझाइए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक है कैसे। तो लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, या ऐसे लिखिए आप, सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में अपचायक का कार्य करता है। लिखिए फटाक से, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में अपचायक का कार्य करता है, अपचायक का कार्य करता है। इसकी अपचायक क्रिया निम्न प्रकार होती है, इसकी अपचायक क्रिया निम्न प्रकार होती है, इसकी अपचायक क्रिया निम्न प्रकार होती है। तो देखिए जरा क्या होगा यहाँ से, देखिए SO2 + H2O, नमी की उपस्थिति, नमी का मतलब जल ही होता है। नमी क्यों होती है, जल होता है वहाँ पे तभी तो नमी होती है। तो जैसे ही SO2 जल में घुलता है, मैंने आपको रिएक्शन लिखवा रखा है अम्लीय ऑक्साइड में, क्या बनता है, H2SO3, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस। मैं गलत लिख रहा हूँ कुछ, सल्फ्यूरस अम्ल, क्या है ये, सल्फ्यूरस अम्ल है। अब ये जो सल्फ्यूरस अम्ल है ये पुनः नमी से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, पुनः नमी से क्रिया करता है और H2SO4 बना लेता है। क्या बना लेता है जी, H2SO4। इसका अपचायक क्रिया लिख लीजिएगा आप हेडिंग डाल के, मतलब मैंने कहा ना इसकी अपचायक क्रिया निम्न प्रकार होती है, तो ये अपचायक क्रिया का रिएक्शन है। तो क्या हो गया, H2SO4, उसके बाद आपका क्या आया, प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन, 2 नवजात हाइड्रोजन। तो आप ये पहला और दूसरा लिखिएगा, या करके मैं जो अब लाइन लिख रहा हूँ केवल उसी को आप लिख सकते हैं, मतलब ये पहला दूसरा लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा, देखिए मैंने लिखा SO2 और H2O, और H2O जोड़ दिया जाए तो कितना H2O हो जाएगा, 2 H2O हो जाएगा। और इधर से देखिए, इधर साइड में H2SO3 था, इधर साइड में था, दोनों कट जाएंगे। उसके बाद आपका तीर के बाद खाली बचेगा H2SO4, और प्लस कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। देखिए इससे हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, निकल रहा है ना बाहर इससे। अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो क्या होता है, अपचयन होता है, सॉरी, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसमें SO2 का एक प्रकार से देखा जाए तो हो गया ऑक्सीकरण,
जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको आप क्या कहते हैं? नाम उल्टा होता है ना, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे आप क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। मैंने आपको बता रखा है, अगर अपचायक है तो ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकारक है तो अपचयन होगा। ठीक है, तो SO2 अपचायक कैसे है? क्योंकि देखिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे हाइड्रोजन पृथक हो रहा है। तो आप इसी लाइन के रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, अपने अपचायक गुण के कारण ही, ये रिएक्शन आप नीचे लिखेंगे, अपने अपचायक गुण के कारण, अपने अपचायक गुण के कारण, अपने अपचायक गुण के कारण SO2 Cl2 को HCl में, Cl2 को HCl में अपचयित कर देता है। क्या कर देता है जी? अपचयित कर देता है। ये आपका उदाहरण हो गया। वो तो उसका अपचायक क्रिया हो गई और ये उसका हो गया उदाहरण। तो कैसे होगा? देखिए रिएक्शन क्या होता है। SO2 नमी जैसे ही पाएगा ये बना लेगा अभी पिछले रिएक्शन की तरह H2SO4। क्या बना लेगा जी? H2SO4 बना लेगा, H2SO4 बना लेगा और 2 नवजात हाइड्रोजन देगा। ये नवजात हाइड्रोजन आपके तुरंत चले जाएंगे क्लोरीन के पास। रिएक्शन समझिए कितना अच्छे तरीके से रिएक्शन होगा आपका। ये जो पीछे वाला रिएक्शन है यही कॉमन रहेगा, जो आपका पीछे और नीचे रिएक्शन ये दिख रहा है ये कॉमन रहेगा। इसको आपको पहली लाइन में लिखना ही लिखना है और दूसरी लाइन में आप क्या करेंगे, जिसका अपचयन करने वाले हैं आप उसको पकड़िए। किसको पकड़िए आप? Cl2 को पकड़िए और उसके पास इसी H को भेज दीजिए, मतलब इसी नवजात हाइड्रोजन को भेज दीजिए। अब चूंकि क्लोरीन है तो क्लोरीन तो बेचारा H को चाहता ही है, जैसे ही H उससे मिलता है वो बना लेता है HCl। क्या बना लेता है? HCl बना लेता है। 2 क्लोरीन है और 2 H भी आ रहे हैं तो टोटल कितना HCl बन जाएगा? तो HCl बन जाएगा। अब बताइए इसमें हाइड्रोजन का योग हुआ है कि नहीं हुआ है? योग हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शन अपचयन था। क्या था? अपचयन था। और ये अपचयन किया किसने? ये अपचयन किया था SO2 के जलीय विलयन ने, अर्थात नमी की उपस्थिति में SO2 ने इस अपचयन को पूरा किया था। हो जाएगा ना? ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि SO2 अपचायक क्यों है। तो आप बताएंगे कि SO2 नमी की उपस्थिति में अपचायक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि SO2 नमी की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? नवजात हाइड्रोजन देता है, जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देता है, जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Cl2 का अपचयन कर दिया गया है। किसका अपचयन कर दिया गया है? Cl2 का अपचयन कर दिया गया है। हो जाएगा ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए, अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का सवाल समाप्त हुआ। हम लोग देखते हैं अगले होमवर्क की ओर। यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है आप करिए हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। क्या करेंगे आप? हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। तो आज जाइए जरा हाइड्रोकार्बनों की वर्गीकरण सारणी आप लोग होमवर्क में पढ़िए। कल मैं इस सारणी को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सजातीय श्रेणी मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया है, एक बार आप और पढ़ सकते हैं अपने सुविधा के लिए, अपनी को जांचने के लिए। आप बताएंगे कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में सजातीय श्रेणी की परिभाषा थोड़ा बता दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा हुआ है। जल्दी से बता दीजिए मुझे, जल्दी से। और आज का आपका आखिरी सवाल देखिए, आज मैं आपको होमवर्क काफ़ी ज़्यादा दे रहा हूँ और कल कुछ इसमें से मैं आपको बताऊँगा भी, क्योंकि कुछ तो आपके रिपीटेड है और कल इसमें से मैं कुछ आपको बताऊँगा। जैसे इधर ये आपका रिपीटेड था, कौन सा? सजातीय श्रेणी। इसको नहीं बताना है मुझे, आप पढ़ेंगे पीछे। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण ये मैं बताऊंगा, आज आप होमवर्क में करके आएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आप खनिज और अयस्क को स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको दोनों लिखवाया हुआ है, उदाहरण लेके स्पष्ट करना है। उदाहरण दीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है खनिज क्या है, अयस्क क्या है और अयस्क क्यों बना, खनिज क्यों रहा वो। ठीक है, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके लिए आपको पढ़ना होगा। आज आप पढ़िए, कल मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। कल मैं आपको एक एक बारीकी से इसको समझाऊंगा। उसका अगला क्या रहा है? रिपीट क्वेश्चन, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है इसका, मैं आपको बता भी चुका हूँ पीछे। इसकी जल के साथ क्रिया बताना है, जल के साथ क्रिया। तो जल के साथ इसकी आप क्रिया लिख लीजिए, बाकी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि मैंने लिखवा ही दिया है। जल के साथ क्रिया
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जरा फॉर्मूला बताइए तो कमेंट बॉक्स में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताइए। CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जैसे ही इसको जल से क्रिया कराते हैं, किससे क्रिया कराते हैं? जल से। ध्यान दीजिएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP, ठीक है। जैसे ही आप इसकी क्रिया कराते हैं क्या होगा? जैसे ही आप इसकी क्रिया कराएंगे जल से, तुरंत ही ये जल को फिर से अपने में ग्रहण कर लेगा और बना देता है जिप्सम, जिससे इसको बनाया गया था। अर्थात उसी रिएक्शन को आपको उल्टा कर देना है। इसने तुरंत क्या बना दिया? जिप्सम बना दिया। तो आप रिएक्शन में क्या लिखेंगे कि इसकी जल के साथ क्रिया कराने पर पुनः जिप्सम बनता है, पुनः जिप्सम बनता है। बाकी आपको pH पैमाना क्या है ये आपको बताना है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है और महत्व बताना है। तो कल मैं आपको ये सवाल, ये वाला सवाल और ये सवाल कराऊंगा, और एक पीछे जो आपको हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण है वो कराऊंगा। आप आज इनको होमवर्क में करके आइएगा, ज़रूर करके आइएगा, भूलिएगा मत, इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आपको चलते चलते कुछ IUPAC नाम दिए जाता हूँ जिसे आप हल करेंगे। देखिए, CH3 CH Cl CH Cl CH2 CH3, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए आप लोग, CH3 CH Br, उसके बाद यहाँ पे CH और फिर OH और उसके बाद CHO। आप इसका भी नाम लिखेंगे और एक आप इसका भी नाम लिखेंगे। तीनों और CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका Cl जुड़ा हुआ है, नाम लिखेंगे इसका आप लोग। और ज़रा इसका साधारण नाम भी मुझे बताने का प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका साधारण नाम क्या है, क्योंकि मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। तो आप देखिएगा ज़रूर इसको। और जिनको कन्फ्यूजन में होती है, जैसे जो मेरी क्लास ऑफलाइन नहीं लेते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं, अगर उनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं अगली क्लास में इसको ज़रूर उन्हें बता दूंगा, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और अपने से बड़ों का सम्मान करना मत भूलिए। धन्यवाद।